नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। भारतीय भूगोल का हम आज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तथा भारत के भूभौतिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, पहला टॉपिक यह है। तथा भारतीय भूभौतिक क्षेत्र के अनुरूप भारत को कितने भागों में विभाजित किया, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग तर्क वहाँ पढ़ेंगे। फिर माउंटेन्स व प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। यह सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी रीजन को डिनोट करता है। यह वह क्षेत्र होता है जिसमें सिमिलरिटी, समानता पाई जाती है भौतिक दशा व संरचना की। जैसे जैसे टाइम में बदलाव आया, उसके अनुसार एक वैज्ञानिक, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। वह इसकी डेफिनेशन में भूभौतिक दशा व जलवायु दशा व पादपीय दशा को दर्शाया। दोस्तों, फिर हम बता दें कि फिजियोग्राफिक इंडिया को अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेसर वाडिया, जिसने भारत के विभाजन को 3 भागों में विभाजित किया। प्रोफेसर वाडिया ने भारत को 3 भागों में विभाजित जियोटेक्टोनिक डिवीजन या भूगर्भिक शास्त्र के अनुसार विभाजित किया। प्रोफेसर वाडिया के अनुसार भारत के 3 भागों में पहला भाग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को दर्शाया, जिसमें बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय क्षेत्र को रखा तथा अंडमान निकोबार को हिमालय का विस्तार बताया। दूसरा मैदानी भाग को दर्शाया, जिसमें बताया कि मैदानी भागों का निर्माण नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ है। तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, जिसमें बताया कि दक्षिण भारत व अरब सागर के जो द्वीप हैं वह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। उसके पश्चात हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, कृष्णन और चटर्जी, जिसके अनुसार उन्होंने भारत को 5 भागों में विभाजित किया। उनका पहला जो भाग में विभाजित किया, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड पठारी क्षेत्र, तीसरा भारत के द्वीपीय भाग व चौथा मध्यवर्ती मैदान, 5वां तटीय मैदानी भाग। इन सभी को मैपिंग पर इस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि दोस्तों, यह हमारा भारत का मैप है। पहले हमारे वैज्ञानिक आए थे प्रोफेसर वाडिया, जिसने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। यह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को उन्होंने दर्शाया, जिसमें हिमालय को इस क्षेत्र में रखा, जबकि अंडमान निकोबार को हिमालय का ही विस्तार बताया। प्रोफेसर वाडिया ने दूसरा भाग मैदानी भाग दर्शाया, जो कि यह है मैदानी भाग। प्रोफेसर वाडिया ने बताया कि मैदानी भागों का निर्माण नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ है। वह तीसरा भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो यह है, इसको दक्षिणी भारत प्लस अरब सागर, जो कि ये अरब सागर है, अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप है, इसको दर्शाया। फिर हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, कृष्णन और चटर्जी, जिसने भारत को 5 भागों में विभाजित किया। उनके अनुसार पहला भाग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र सेम रखा। इसमें अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह लक्षद्वीप को अलग सेपरेट कर दिया। दूसरा भाग पठारी क्षेत्र, जो यह है पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठार, आंध्र पठार, इनके अंतर्गत आए। वह तीसरा जो है वह भारत के द्वीपीय भाग, जो कि लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप को दर्शाया। चौथा मध्यवर्ती मैदान, यह मध्यवर्ती मैदानों के बारे में दर्शाया। जैसा कि उन्होंने बताया था कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण हुआ है। वह 5वां तटीय मैदानी भाग, यह तटीय मैदानी भागों को दर्शाया। यह पूर्वी तटीय, जबकि यह पश्चिमी तटीय मैदानी भाग।
फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं माउंटेन्स। तीसरा टॉपिक हमारा है माउंटेन्स। माउंटेन्स में कुछ सम वर्ड आते हैं, जैसे कि पर्वत, पहाड़ी, पठार, श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, कोर्डिलेरा, कटक, ज्ञाट। आखिर ये होते क्या हैं, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन से बताते हैं। माउंटेन वह उच्च स्थान जिसकी ऊपरी भाग नुकीला होता है, वह माउंटेन या पर्वत कहलाते हैं। यह 1000+ मीटर की ऊंचाई के पिरामिड शेप के होते हैं। जैसा कि हमें पता है, माउंटेनों में भारत का सबसे ऊंचा व विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को रखा गया है। दूसरा हमारे पास आता है हिल या पहाड़ी जिसकी हाइट या फिर ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, वह पहाड़ी कहलाती है। पठार वे मेजनुमा आकार का ऊंचा स्थान जो कि पठार कहलाते हैं। श्रेणी समान आयु की पहाड़ी का समूह श्रेणी कहलाती है, जैसा कि ये हैं H1, H2, H3, H4 हैं, जिसमें अरावली व विंध्याचल को रखा गया है। माउंटेन चेन पर्वत श्रृंखला में हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हिमालय के भागों को दर्शाया गया है। जैसा कि हमें पता है, हिमालय के 3 मुख्य भाग ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय व शिवालिक हिमालय हैं, जो इस समांतर पर्वतों का समूह ही पर्वत श्रृंखला कहलाती है। कोर्डिलेरा पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कोर्डिलेरा है। कटक महासागरों में पहाड़ियों का समूह ही कटक कहलाती है, इसका एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक है। ज्ञाट महासागरों में अकेली एक पहाड़ी का होना ज्ञाट कहलाती है। नेक्स्ट पर्वत निर्माण। पर्वतों का निर्माण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है या 4 भागों में होता है। पहले प्रकार के पर्वत होते हैं मोड़दार पर्वत, दूसरे ज्वालामुखी पर्वत, तीसरे भ्रंश पर्वत, चौथे अपशिष्ट पर्वत, जिनको हम संक्षेप रूप में इस प्रकार से देखते हैं। पहला हमारा आया है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वतों को ही यंग पर्वत या नए पर्वत का दर्जा दिया गया है। इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका निर्माण टेक्टोनिक इवेंट या फिर विवर्तनिक घटना से होता है। इसमें अत्यधिक वलन या मोड़ होते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हमारा स्थलमंडल पृथ्वी की धरातल से 100 किलोमीटर गहराई तक है तथा 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर है। हमारी जो प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, वह दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग, जहाँ पर प्लेटें होती हैं। दुर्बलता मंडल, इसी में ही मैग्मा मिलता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मैग्मा कहाँ मिलता है, यह दुर्बलता मंडल में मिलता है। दुर्बलता मंडल में रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जो कि ऊर्जा उत्सर्जन होने पर टेम्परेचर रिलीज होता है और वह टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे प्रेशर भी तेज बढ़ जाता है। प्रेशर व टेम्परेचर के बढ़ने से पदार्थ मेल्ट होने लगते हैं, वह मैग्मा बनता है। नेक्स्ट प्लेटों की गति दुर्बलता मंडल में होती है, जैसे कि इस दुर्बलता मंडल में संवहनीय धाराएं बनती हैं और इन संवहनीय धाराओं से मैग्मा में भी गति होती है। इस प्रकार प्लेट भी मैग्मा के साथ साथ गतियां करती हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई 30 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरीय प्लेट की मोटाई 8 से 10 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय प्लेट का वजन अधिक व महासागरीय प्लेट का वजन कम होता है। महाद्वीपीय प्लेट बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती हैं, व महासागरीय प्लेट ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती हैं। जब 2 प्रकार की एक ही प्रकार की प्लेटें टकराती हैं तो अभिसरण होता है। उन अभिसरण से ही माउंटेन का निर्माण होता है, जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारा हिमालय माउंटेन। जैसा कि हमें पता है, यूरोपियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों आपस में टकराई, जिसके अनुसार जो हिमालय का पूर्वी भाग ऊपर उठ गया तथा हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, हिमालय की ऊंचाई प्रत्येक साल 7 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती जा रही है, जो कि अभी वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई 8,850 है।
दूसरा हमारा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। इसका निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से होता है। यह कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। यह महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से होता है। जैसा कि कॉमन हमारा एग्जाम्पल है साउथ अमेरिकन प्लेट व नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट का निर्माण एक नजाका प्लेट जो एक महासागरीय प्लेट थी, जबकि साउथ अमेरिकन प्लेट जो एक महाद्वीपीय प्लेट थी, उन दोनों के टकराने से हुआ था। दोनों के टकराने से अपसरण हुआ, जिससे एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। एंडीज प्लेट श्रेणी जो साउथ अमेरिका में है। इसी तरह कोकस प्लेट एक महासागरीय प्लेट थी, जबकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट थी। दोनों के टकराने से अपसरण हुआ, जिससे रॉकीज माउंटेन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। इसका निर्माण प्लेटों के अपसरण से होता है, अर्थात प्लेटों के दूर हटने से। जब दो प्लेटों में अपसरण होता है तो चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं और चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं तथा भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत सियरा नेवादा है, जो कि अमेरिका में है। वह पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत ओनली 4 पर्वत कौन सा है, तो वह एंडीज पर्वत है, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। साल्ट रेंज, यह भी एक भ्रंश पर्वत है जो पाकिस्तान में है, जबकि सतपुड़ा विंध्य भारत में है। रेजिडुअल माउंटेन, इनका निर्माण मौसमी घटना के प्रभाव से अपरदन से होता है। इसका महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वह अरावली व विंध्याचल हैं। यह अपशिष्ट पर्वत है जो कि तेज प्रकार की पराबैंगनी किरणें व बादलों से हुई बरसात तथा तेज हवाओं के क्षरण से होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में डालें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हम पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।